आज हम लोग डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन और नियर विजन कॉम्प्लेक्स के बारे में। जनरली एकोमोडेशन के साथ साथ हम लोग कॉन्वर्जेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज हम लोग जान लेते हैं कि एकोमोडेशन क्या होता है। एकोमोडेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई चेंजेस टू मेंटेन अ क्लियर रेटिनल इमेज व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स अ डिफरेंट डिस्टेंस। मान के चलो कि एक नियर में एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, मैं एक डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूं। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो देख रहा हूं नियर और डिस्टेंस में, दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए हमें एकोमोडेशन का जरूरत है। जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नियर के लिए देखते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोगों को जो एकोमोडेशन चाहिए होगा, एकोमोडेशन ज्यादा चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अपोजिट वे में धीरे धीरे अगर हम लोग दूर की तरफ देखेंगे तो हम लोग एकोमोडेशन का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। तो इसके साथ जनरली तीन चीज होता है जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एक होता है कॉन्वर्जेंस होता है। जब कोई भी चीज हम लोग नियर के लिए देखते हैं, मान के चलो नियर में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये पेन मान के चलो पेन देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा दोनों आई साथ में कॉन्वर्ज हो रहा है। तो प्यूपिल होता है, प्यूपिल दोनों आई का कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों का जो लेंसेस है, जो सिलियरी मसल्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जोनियूल्स जो है, जोनियूल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है और उसके वजह से एकोमोडेशन हो रहा है। यही तीन चीज साथ में हो रहा है। तो एकोमोडेशन के बारे में हम लोग पता कर लिया। अब पता करते हैं कॉन्वर्जेंस के बारे में। कॉन्वर्जेंस इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बोथ आई सो दैट द विजुअल एक्सिस मीट ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट। मान के चलो मेरा जो स्ट्रेट देख रहे हो तो मेरा विजुअल एक्सिस कौन सा है, स्ट्रेट देखने में है। जब भी हम लोग नियर की तरफ देखेंगे तो मेरा विजुअल एक्सिस धीरे धीरे नियर की तरफ आ जा रहा है। तो जब दोनों आंखों से नियर की तरफ देख रहे हैं उसी चीज को बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। अपोजिट वे में कभी भी हम लोग दूर के लिए देख रहे हैं तो क्या हो जाए, दोनों आंख ऐसे अंदर की तरफ था, नियर से डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो वो के डाइवर्जेंस। तो नियर कोई भी जब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसमें जैसे तीन चीज हो रहा था, मैंने बताया, एकोमोडेशन, कॉन्वर्जेंस और प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इस तीन चीज को बोला जाता है ट्रायड बोला जाता है। तीनों चीज साथ में होता है, पर तीनों चीज को अलग अलग से हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कैसे हो रहा था। एकोमोडेशन बेसिकली दो एरिया, जो विजुअल पाथवे का जो दो एरिया है, मेन एरिया जहां पे हम लोगों का विजन फॉर्मेशन होता है, ब्रेन का पीछे में ऑक्सीपिटल लोब का 17 एरिया और 19 एरिया, ये दोनों एरिया की वजह से एकोमोडेशन हो रहा था। तो पहला चीज क्या हो रहा था एकोमोडेशन पे, सिलियरी जो मसल्स था, सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब ये सिलियरी मसल से या इसके नीचे जो लेंस चिपका हुआ है, अब सिलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जोनियस में रिलैक्सेशन हुआ। जोनियस में रिलैक्सेशन हो जा रहा तो क्या हो रहा था, लेंस का कॉन्वेक्सिटी, लेंस ऐसा मान के चलो नॉर्मली है, लेंस कॉन्वेक्स हो जा रहा था, ऐसा मोटा हो जा रहा था लेंस का। तो ये कॉन्वेक्सिटी जब बढ़ जा रहा था धीरे धीरे एकोमोडेशन एक्टिव हो जा रहा था। तो पहला चीज हो जा रहा था चेंजेस इन द लेंस शेप, लेंस का शेप में चेंजेस हो जा रहा था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स हो रहा था, जोनियोलर टेंशन, जोनियल टेंशन में बढ़ रहा था, उसमें जोनियुलर रिलैक्सेशन हो जा रहा था। और उसके साथ साथ लेंस का जो कर्वेचर है, कर्वेचर बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कर्वेचर थिकनेस इंक्रीज हो रहा था। इसके वजह से एकोमोडेशन हो रहा था। एकोमोडेशन जनरली दो पाथवे के थ्रू होता है, एक है तुम्हारा सिंपैथेटिक पाथवे, एक है दूसरा है तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। मेनली पैरासिम्पैथेटिक पाथवे का ही रोल ज्यादा रहता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एकोमोडेशन का यूनिट क्या होता है, एकोमोडेशन का यूनिट होता है डायप्टर। सो द एकोमोडेशन इज मेजर्ड इन द डायप्टर फॉर्मेट, और ये जनरली क्या होता है, एकोमोडेशन इज वन बाय डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस मान के चलो मैं 20 सेंटीमीटर पे देख रहा हूं तो मेरा एकोमोडेशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में ले लिया हम लोगों ने, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 डायप्टर। अपोजिट वे में अगर कन्वर्ट कर लो तो वन, अगर मीटर में लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर है तो फिर 1 बाई तुम्हारा 0.20 हो जाएगा। तो उसके वजह से तुम यह देख सकते हैं 5 डायप्टर तुम्हारा एकोमोडेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एकोमोडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पढ़ लेते हैं नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, फार पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन होता है कि नियरेस्ट कितना, तुम आंखों का कितना क्लोज आने के बाद तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे, दैट डेमोस्ट्रेट द नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। और फार पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, डिस्टेंस के लिए जितना मिनिमम हम लोग का एकोमोडेशन चाहिए होता है उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। ये नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट का एकोमोडेशन का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज अ रेंज ऑफ एकोमोडेशन। जनरली क्या होता है, मायोपिया का जो फार पॉइंट होता है वो इन फ्रंट होता है। इन्फिनिटी में का किसका रहता है, इमेट्रोपिया का, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिटी में रहता है इमेट्रोपिया का। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, बिहाइंड दी आई रहता है तुम्हारा फार पॉइंट, दैट इज वर्चुअली प्रेजेंट रहता है।
एज के साथ साथ एकोमोडेशन का बहुत लिंक है। एज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं एज जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकोमोडेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। क्यों हो रहा था? एकोमोडेशन डिक्रीज विद द एज ड्यू टू द रिड्यूस्ड लेंस इलास्टिसिटी। सिलियरी जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, जो नहीं उसका रिलैक्सेशन पावर कम हो जाएगा। उसके साथ साथ लेंस धीरे धीरे कैटरेक्ट की वजह से या तो ओपासिफिकेशन की वजह से या तो कोई भी वेट उसका धीरे धीरे गेन हो जा रहा था, क्योंकि उसका बार बार एक फाइबर न्यू क्रिएट हो रहा था, उसकी वजह से लेंस का इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। लेंस का इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से क्या हो रहा था, एकोमोडेशन कम हो जा रहा था। इसी चीज को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। प्रेसबायोपिया करेक्शन करने के लिए हम लोग नियर एडिशन देते हैं, जस्ट बिकॉज उसका एकोमोडेशन कम है बोल के। जैसे कि मैंने बताया कि इसका दो तुम्हारा पाथवे, एक सिंपैथेटिक पाथवे, एक पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। सिंपैथेटिक पाथवे ये होता है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वहां से सिग्नल जाता है तुम्हारा थर्ड कैर्नियल नर्व को। थर्ड कैर्नियल नर्व सिग्नल को भेजता है सिलियरी गैंग्लियन को, और सिलियरी गैंग्लियन किसको भेजता है सिग्नल? शॉर्ट सिलियरी नर्व को। ये शॉर्ट सिलियरी किसके साथ अटैच रहता है? सिलेरी मसल्स के साथ अटैच रहता है। तब जाके वो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है। मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जोनियूज धीरे धीरे रिलैक्स होता है, और जोनियूज रिलैक्सेशन की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, उस जो कॉन्वेक्सिटी होता है, पावर होता है कॉन्वेक्सिटी, तुम्हारा कॉन्वेक्सिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाने की वजह से हम लोग को एकोमोडेशन होता है। ऑपोजिट वे में सिंपैथेटिक पाथवे क्या है, T1 T2 स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड वहां से सिग्नल जाता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को, और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन सिग्नल भेजता है लॉन्ग सिलियरी नर्व को, और उसके थ्रू एकोमोडेशन को मेंटेन करता है थ्रू द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन के लिए ओरिजिन हाइपोथैलेमस पे था, और पैरासिम्पैथिक के एडिंटर वेस्टफल न्यूक्लियस जो मिड ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। ये जाके पोस्ट गैंग्लियन सिलियरी नर्व्स, सिलियरी गैंग्लियन नर्व्स और शॉर्ट सिलियरी नर्व्स को सप्लाई कर रहा था। ऑपोजिट वे में सिंपैथेटिक इनर्वेशन के लिए तुम्हारा पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स को जाके सिग्नल भेज रहा था, जो तुम्हारा लॉन्ग सिलियरी नर्व्स था, लॉन्ग सिलियरी नर्व को सप्लाई कर रहा था थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ही डिसाइड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लर है कि नहीं है। अगर ब्लर है तो फिर हम लोग एकोमोडेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये सिंपैथेटिक मैकेनिज्म। और पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, जनरली ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे जब क्लोज लाते, जो प्रॉक्सिमिटी होता है, उस प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी पैरासिम्पैथिक नर्व एक्टिव होता है, और एक्टिवेशन की वजह से हम लोग एकोमोडेशन करते हैं। तो यही इसका जो मैकेनिज्म है उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पैरासिम्पैथिक नर्व को मैंने बताया कि एडिंटर वेस्टफल न्यूक्लियस में एक्टिव होता है मिड ब्रेन पे, और मिड ब्रेन उससे सिग्नल भेजता है ऑकुलोमोटर नर्व को, ऑकुलोमोटर नर्व सिग्नल भेजता है सिलियरी गैंग्लियंस को, सिलियरी गैंग्लियन सिग्नल भेजता है शॉर्ट सिलियरी नर्व को, और वहां से तुम्हारा सीक्रेट होता है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस बिकम थिकर एंड मोर कॉन्वेक्स। धीरे धीरे लेंस का मोटापा बढ़ते जाएगा, और उसका जो एकोमोडेशन है नियर के लिए वो क्लियर होते जाएगा। और पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक पाथवे का जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस पे एक्टिव होता है, वो डिसेंडिंग T1 T2 स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है सिग्नल। T1 T2 क्या करता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को सिग्नल भेजता है, और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन लॉन्ग सिलियरी नर्व को सिग्नल भेजता है, और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीव होता है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीव होने की वजह से क्या हो रहा था, एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा था, लिटिल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा था पैरासिम्पैथेटिक नर्व का टू द एकोमोडेशन। तो यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दो चीज। अगर पैरासिम्पैथेटिक डिस्फंक्शन हुआ, मान के चलो क्रैनियल नर्व थर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्यूपिल हम लोग का डायलेट हो जाएगा। ऑपोजिट वे में सिंपैथेटिक फंक्शन डिस्फंक्शन जब हुआ, जिस टाइम पे बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम हुआ, उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, मियोसिस, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होके ही रहेगा, वहां पे डायलेटेशन नहीं होगा। माइल्टोसिस, आंख का एक आंख धीरे धीरे नीचे की तरफ रहेगा, उसके साथ साथ एकोमोडेशन भी इफेक्ट हो सकता है उस टाइम पे। अब कॉन्वर्जेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉन्वर्जेंस जनरली दो टाइप्स का होता है, एक है सिमेट्रिकल कॉन्वर्जेंस, एक होता है एसिमेट्रिकल कॉन्वर्जेंस। सिमेट्रिकल मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट नियर ऐसे स्ट्रेट है मेरा आंख के सामने में, तो फिर क्या हो जाएगा कि दोनों आई सेम अमाउंट ऑफ कॉन्वर्जेंस करेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रेट बैठ के सीधा रख के पढ़ाई करो, ताकि दोनों आई के ऊपर में एक ही तरीके का प्रेशर पड़े। ऑपोजिट वे में अगर तुम सो के पढ़ रहे हो तो फिर क्या होगा, एक साइड पे आंखों पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर करेगा, क्योंकि उस आई से ज्यादा कन्वर्ज करने का जरूरत होगा। तो इस कन्वर्जेंस को जब दोनों आई का कन्वर्जिंग एंगल अलग होता है उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल कन्वर्जेंस। ऑपोजिट में दोनों आई का अगर सिग्नल माने सेम रहता है, स्ट्रेट रहता है ऑब्जेक्ट दोनों आई के सामने में, तो फिर उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल कन्वर्जेंस।
कॉन्वर्जेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग नियर पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस मेजर कर सकते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच बोथ आई कैन मेंटेन बाइनोकुलर सिंगल विजन। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ जा रहे थे, उसमें देखेंगे कि कोई भी दोनों आई जैसे स्ट्रेट धीरे धीरे पास में आ रहा था, कितना पास में आने के बाद एक आई बाहर की तरफ गया, तो इसी चीज को बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस। इसका डेफिनेट इसको मेजर करने के लिए मीटर एंगल से मेजर कर सकते हैं। मीटर एंगल है इज द अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड टू फिक्सेट एन ऑब्जेक्ट एट 1 मीटर अवे। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर डिस्टेंस पे है, उसको देखने के लिए हमें कितना अमाउंट का कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं मीटर एंगल। मीटर एंगल का जो इक्वेशन है 1 बाई फिक्सेशन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे उसके ऊपर में मीटर एंगल कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट इस इमेज पे कि जितना धीरे धीरे हम इसका इमेज धीरे धीरे पास में लेके आ रहे, उसका मीटर एंगल क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। एक ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है 1 मीटर पे, उसका मीटर एंगल कितना था, 1 था। वही ऑब्जेक्ट अगर हाफ मीटर पे लेके आगे तो क्या हो जा रहा था, मीटर एंगल उसका डबल हो जा रहा था। तो इसी चीज से हम लोग कोरिलेशन देख सकते हैं कि मीटर एंगल के साथ कॉन्वर्जेंस का क्या रिलेशन है। अभी देख लेते हैं कि लार्ज मीटर एंगल एंड स्मॉल मीटर एंगल में क्या होता है। बेसिकली लार्ज मीटर एंगल तभी होता है जब दोनों आई साथ में कन्वर्ज करता है, और इसके साथ साथ आईपीडी का भी एक रिलेशन है। आईपीडी मतलब क्या होता है, इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस। मान के चलो मेरा फेस थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, तो फिर दोनों आई का डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। तो जब दोनों आई बाहर की तरफ है तो फिर मुझे कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अपोजिट वे में कोई अगर किसका फेस छोटा है, उसका दोनों आई पास पास में होगा, तो उसको कन्वर्ज करने के लिए अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस का डिमांड बहुत कम लगेगा। तो इसी चीज का कैलकुलेशन है tan अल्फा इज इक्वल टू 2a/d। यहाँ पे 2a का मतलब होता है इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, और d मतलब होता है फिक्सेशन डिस्टेंस। ये मतलब हो जाता है तो इंटरप्यूपिलर डिस्टेंस, और अल्फा मतलब जो हम लोग ने देखा, अल्फा होता है हाफ एंगल ऑफ द सिमेट्रिकल कन्वर्जेंस। तो अगर सिमेट्रिकल कन्वर्जेंस कर रहे थे तो वहां पे एंगल अल्फा देख लेंगे वहां पे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रिज्म डायप्टर क्या होता है। प्रिज्म डायप्टर होता है एक ऑब्जेक्ट है, इस एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 1 मीटर पे प्रेजेंट है। 1 मीटर पे प्रेजेंट होने के बाद अगर एक हम लोगों ने प्रिज्म रखा उसके आंख के सामने में, उस प्रिज्म से अगर 1 मीटर का जो ऑब्जेक्ट था प्रेजेंट, वो अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस किसके तरफ होता है, एपेक्स के साइड पे डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, तो फिर कितना बोलेंगे उसका, प्रिज्म का पावर कितना है, 1 डायप्टर। तो इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस एंड दैट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर for towards the apex side, that is known as a one prism diopter। तो इसी चीज को डेविएशन को दो तरीके से डेविएशन को डिनोट कर सकते हैं, एक एंगुलर डेविएशन, एक लीनियर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन क्या होता है, एंगुलर डेविएशन डिस्प्लेस प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म, और लीनियर डिस्प्लेस जनरली होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे था, वहां से जो डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लीनियर डेविएशन। और प्रिज्म के साथ डिग्री का कितना कोरिलेशन है, हाफ। मान के चलो 0.57, उतना याद रखने की जरूरत नहीं, 0.50 याद रखना कि 1 डिग्री का मतलब होता है हाफ। अच्छा, एक प्रिज्म डायप्टर का मतलब होता है हाफ डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब होता है 2 प्रिज्म डायप्टर। अभी हम लोग देख ले क्लिनिकली यूज क्या है प्रिज्म डायप्टर का। क्लिनिकली बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं प्रिज्म डायप्टर, जहां पे स्क्वींट किसी का हुआ, स्क्वींट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी का आंख में थेरेपी देंगे, उसका कन्वर्जेंस डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, बेस आउट प्रिज्म से कन्वर्जेंस इंक्रीज कर सकते हैं, बेस इन प्रिज्म से डाइवर्जेंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं। इसके वजह से हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस। इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस का डेफिनेशन यही होता है कि द इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू प्यूपिल। मेरा राइट आई का प्यूपिल और लेफ्ट आई का प्यूपिल में जो डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस। जनरली कितना होना चाहिए तुम्हारा, 55 टू 60 के आसपास इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस होता है। और आईपीडी जनरली स्पेक्टिकल्स प्लेन पे ही हम लोग मेजरमेंट करना सफिशिएंट समझते हैं। अब कन्वर्जेंस का जनरली 4 टाइप का कन्वर्जेंस होता है। एक होता है वॉलंटरी कन्वर्जेंस, सेकेंड होता है टॉनिक कन्वर्जेंस, थर्ड होता है अकोमोडेशन कन्वर्जेंस, और फोर्थ होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंस। तो वॉलंटरी कन्वर्जेंस क्या होता है, वॉलंटरी कन्वर्जेंस इज द एबिलिटी टू कॉन्शियसली कन्वर्ट द आई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल विजुअल डायरेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे आंख के सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मान के चलो,
मैं फिर भी धीरे धीरे मेरा आई को देखो अंदर की तरफ लेके आ जा रहा हूँ विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज अ वॉलंटरी कन्वर्जेंस। जोकर वगैरह जो देखे होंगे तो सर्कस वगैरह में करते, दैट इज नोन एज अ वॉलंटरी कन्वर्जेंस। सेकंड हम लोग देख सकते हैं टॉनिक कन्वर्जेंस। टॉनिक कन्वर्जेंस क्या होता है? टॉनिक कन्वर्जेंस इज ड्यू टू द टोन ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, जैसे मीडियल रेक्टस मसल्स इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जेंस, तो उसका कितना टोनिसिटी है उस टोन की वजह से उसका कन्वर्जेंस हो रहा था, उसको बोलते हैं टॉनिक कन्वर्जेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेंस का एविडेंस क्या? कुछ टाइम प्रोलॉन्ग हम लोग कुछ देर के लिए फोन वगैरह कुछ भी देख रहे थे, उसके बाद क्या हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो सकता है, तो उससे पता चल जाता है टॉनिक कन्वर्जेंस जो था परसिस्टेंट हुआ, कुछ टाइम के लिए रुका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।